अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था किसी भी पदार्थ की अवस्था होती है एक, ठीक है, या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं किसी भी द्रव्य की अवस्था होती है। द्रव्य पदार्थ को ही बोलते हैं, ठीक है। द्रव्य में सारे आ जाते हैं, सोल मतलब ठोस भी आ जाता है, द्रव भी और गैस भी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी अवयवी कण होते हैं, ठोस के अवयवी कण, अवयवी कण किन को बोलते हैं? अवयवी कणों में परमाणु भी हो सकता है, अवयवी कण अणु भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। अवयवी कण किनको बोलते हैं? परमाणु भी हो सकता है, जैसे NaCl में Na+Cl- आयन भी बनते हैं, या किसी में अणु भी हो सकते हैं, पूरा CO2 अणु भी हो सकता है, या फिर परमाणु भी ले सकते हैं, किसी स्पेशल कोई भी धातु वगैरह ले लें तो उनको बोलते हैं अवयवी कण। तो ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था होती है जिसमें अवयवी कण परमाणु अणु या आयन क्या होंगे, उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाएगा। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। जिसमें परमाणु आयन पास पास, उसी को बोलेंगे ठोस अवस्था। तो द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण परमाणु अणु या आयन में क्या पाया जाएगा? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था, ठीक है। आगे देखो, ठोस अवस्था को दो कारक प्रभावित करते हैं। इसको दो कारक प्रभावित करेंगे। कौन कौन से कारक है वो? एक तो होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, और दूसरा कारक होगा अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। लेकिन ये दोनों कारक जो होंगे, ये दोनों कारक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे होंगे? देखो, मान लो ऊष्मीय ऊर्जा है, मतलब किसी भी ठोस को हम ऊर्जा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो क्या होंगे बताओ? ठोस के अणु दूर दूर जाएंगे, गर्म करेंगे दूर दूर जाएंगे ना। लेकिन अंतराण्विक आकर्षण बल अगर लगाएं हम तो ठोस के अणु पास पास आएंगे। दोनों एक दूसरे को विपरीत है, ये तो अणुओं को दूर दूर करेगा और ये पास पास लाएगा। लेकिन ठोस अवस्था में अंतराण्विक आकर्षण बल की बजाय, अंतराण्विक आकर्षण बल जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा की बजाय ज़्यादा प्रबल होता है। ये बल ठोसों में ज़्यादा प्रबल होता है, इसलिए अणु परमाणु या आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में कौन सा बल प्रभावी होगा? ये वाला बल ज़्यादा प्रभावी होगा। इस कारण अणु परमाणु आयन क्या होते हैं? पास पास होते हैं। आगे समझ में आता है? ठोस के गुण या ठोसों के गुण लिख दो, ठोसों के गुण। अब इसको समझ लो पहले। देखो, पहला तो यह आएगा, ठोसों का आकार व आयतन क्या होता है? निश्चित होगा। दूसरा गुण आ जाएगा इसका, अब देखो आकार और आयतन निश्चित है तो इनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा? अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा? प्रबल पाया जाएगा, होगा ना। अब तो तीसरा बताओ, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है तो अंतराण्विक दूरियां, मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, जो दूरी होती है वो बताओ। ठोसों में देखो कणों के मध्य बल प्रबल है तो अंतराण्विक दूरियां उनमें ज़्यादा होगी या कम होगी? कम दूरी होगी। तो ध्यान रखना, तीसरा लक्षण इसका है, अंतराण्विक दूरी क्या होगी? इसमें कम होती है। और अगला पॉइंट देखो, इनके जो गलनांक जो होते हैं, ठोसों के लिए गलनांक देखते हैं और द्रव में क्या देखते हैं? क्वथनांक देखते हैं। ध्यान रखना, ठोस जो होते हैं वो पिघलते हैं इसलिए उसका गलनांक देखते हैं, और द्रव क्या होते हैं? उबलते हैं इसलिए उसका क्वथनांक देखते हैं। तो इसका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। मतलब एक निश्चित तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाएगा और इस बिंदु को बोलते हैं गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक बिंदु। उसके अलावा जो ठोस होते हैं वो होते हैं असंपीड्य। असंपीड्य का मतलब क्या है? संपीड़न का मतलब क्या होता है? संपीड़ित मतलब होता है क्या? संपीड़ित करना मतलब पास आना। तो देखो, असंपीड्य मतलब क्या होगा? असंपीड्य मतलब पास नहीं आना। संपीड़ित मतलब क्या होता है? पास आना ही तो होगा। तो असंपीड़ित मतलब पास आना नहीं होगा, लगा देना आगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ठोस के अणु पहले से ही इतने पास पास हो सकते हैं कि और पास नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब पहले क्लोज बैक होता है, बिल्कुल निबिड़ संकुलित होते हैं, पास पास होते हैं।
तो और पास नहीं आ सकते, उसको क्या बोलते हैं, असंपीड़ित है। ठीक है, तो ये इनके 5 लक्षण लिखने हैं, गुण लिखने हैं। आकार आयतन निश्चित, अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल, तो अंतराण्विक दूरियां क्या होगी, कम होगी। गलनांक निश्चित होता है, जिसे गलनांक बिंदु बोलते हैं, मतलब ठोस से द्रव में बदलना। और ये असंपीड्य होते हैं, मतलब और ज़्यादा पास नहीं आ सकते। लिखो, फर्स्ट एरो लगाना, लिखो ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगला एरो लगाओ, लिखो ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। ठोस लगभग असंपीड्य, यहां से लिखना असंपीड्य होते हैं। आगे देखो, ये लिख लिया, अंतराण्विक दूरी क्या होती है, कम होती है। अगला एरो लगाओ, थोड़ी जगह छोड़ देना, तुम देख लेना इसमें। अगला एरो लगाओ, लिखो अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर द्रव अवस्था प्राप्त होती है। कुछ सीधे किस में जाते हैं, गैस में भी जाते हैं ना कुछ, जिसको ऊर्ध्वपातन उसमें बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर द्रव अवस्था प्राप्त होती है। यह प्रक्रम गलनांक कहलाता है। यह प्रक्रम गलनांक कहलाता है। और जिस ताप पर ठोस से द्रव अवस्था प्राप्त होती है, ठोस से द्रव अवस्था प्राप्त होती है, वह गलनांक बिंदु कहलाता है। वह गलनांक बिंदु कहलाता है। यहाँ तक आ गए सभी समझ में? उसके बाद अगला देखो, देखो आगे ये हो गए ठोसों के गुण। ठीक है, अब प्रकार देखेंगे इसका, या वर्गीकरण बोल सकते हैं। तो लिखो, एक एरो लगा के लिख लो नीचे से। लिखो ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर, अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन। ठोसों को अवयवी कणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसमें पहले दोनों के नाम लिख लो। पहला लिखो क्रिस्टलीय ठोस, ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, पहले लिखो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा लिखना अक्रिस्टलीय ठोस, या इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख लेना, या इसको बोलते हैं एमोर्फस। अक्रिस्टल ठोस या एमोर्फस। अब देखो, अब समझ लेना, पहले हेडिंग डालो क्रिस्टलीय ठोस। अब इसको समझ लो ध्यान से।
दोनों को ही समझा देता हूँ। टेबल वगैरह मत बनाना कोई भी। देखो क्रिस्टलेट ठोस क्या होते हैं, इनको बांटा कैसे गया है, इनको बांटा गया है ज्यामिति के आधार पर, ठीक है, या इनका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब पास पास है दूर दूर है। तो जो क्रिस्टलेट ठोस होंगे उनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होगी ज्यामिति इनकी। मतलब जो भी कण जो होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है एकदम। और जो अक्रिस्टल ठोस जो होते हैं उनमें ज्यामिति या कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होगी। इनमें कणों की कोई भी एक निश्चित व्यवस्था नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखो जैसे डायग्राम समझ लो, जैसे देखो एक बिल्कुल फिक्स व्यवस्था बना रहे हैं कणों की। जैसे मान लो ये पहली लेयर हो गई, ठीक है, उसके नीचे दूसरी लेयर रखेंगे। दूसरी लेयर या तो इसके नीचे रख दे बिल्कुल, मतलब ऐसे रख दे जैसे ये पहली लेयर बनाई थी, इसके जस्ट नीचे रख दे ऐसे, या फिर ऐसे रख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको तो बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, दो पैकिंग आएगी। एक तो होती है क्लोज पैकिंग जिसमें बिल्कुल पास पास होते हैं, एक नॉन क्लोज जिसमें थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। जो क्लोज पैकिंग उसको क्या बोला था, निबिड़ संकुलित संरचना बोला था ना। अब देखो इसको तो बोलते हैं नॉन क्लोज, मतलब कुछ दूर दूर है इसमें। देखो इसमें जो जगह आएगी बीच में ये ज़्यादा आएगी कुछ, और इस पैकिंग को बोलते हैं क्लोज पैकिंग या निबिड़ संकुलित संरचना। ये तो दो तरह से रख सकते हैं, चाहे इस तरह से रख दो डायग्राम बना दो, चाहे इस तरह से, वो क्या आएगा, निश्चित ज्यामिति में ही आएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या कर रहे हैं, देखो दो ये अवयवी कण है, इसके बीच में मतलब दोनों के बीच में अगला फिट कर रहे हैं। ऐसे ये इन दोनों के बीच में इसको रख रहे हैं, ऐसे इन दोनों के बीच में ये वाला रख देंगे। ध्यान रखना ये टच करता है, इधर से टच करेगा, इधर से टच करेगा, इधर से टच करेगा। जैसे इसके नीचे बनाएंगे तो आगे टच करेगा नीचे, और ऐसे ही ये इधर टच करेगा ऐसे। अब देखो इनके बीच में ये स्थान खाली स्थान रहेंगे ऐसे, इनको खाली स्थान बोलते हैं रिक्तिका। ये आगे एक टॉपिक आएगा अपना पूरा रिक्तिका के बारे में। रिक्तिका दो प्रकार के वो आगे आएगा। अब मान लो देखो इन दोनों के स्थान में क्या रख दें, ये रख दें, ऐसे इन दोनों के बीच में ये रख दें, और इनके बीच में ये रख दें। स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल एकदम सही आएगा वो स्केल से। ठीक है, देखो इसमें ज्यामिति बिल्कुल निश्चित है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अवयवी कण कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं। इनमें कोई भी निश्चित ज्यामिति नहीं पाई जाती, कहीं भी अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं, इनमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, NaCl, नमक का जो टुकड़ा होता है, नमक के चाहे एक बड़े टुकड़े को देखो, नमक बड़ा भी आता है ना, वो बाद में पीसते भी हैं, आता है ना। तो नमक का चाहे एक बड़ा टुकड़ा देख लो और चाहे नमक का एक पिसा हुआ टुकड़ा देख लो, दोनों का जो आकार या ज्यामिति जो होती है, शेप जो होती है, दोनों की सेम होती है बिल्कुल, ठीक है। चाहे बड़ा टुकड़ा देख लो चाहे छोटा टुकड़ा देख लो। ऐसे ही चीनी, शुगर, इसके अलावा मार्बल जो होता है, मार्बल क्या बोलते हैं, संगमरमर। देखो संगमरमर जो होता है इसका सूत्र होता है CaCO3। ये तो संगमरमर तो आता है इसमें क्रिस्टलीय में। और ऐसे एक आएगा तुम्हारा चौक, चौक जो बोर्ड पर लिखते हैं उसका भी सूत्र होता है CaCO3। अब देखो इसका भी सूत्र CaCO3 है और इसका भी सूत्र CaCO3 है, फिर भी चौक से हम मकान नहीं बना सकते और संगमरमर से हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, मार्बल से नहीं लिख सकते। क्यों? इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, सूत्र दोनों का सेम है बिल्कुल, तो एक डिफरेंस होता है, इसमें जो संगमरमर होता है तो उसमें जो ज्यामिति होती है, अवयवी कण जो होते हैं, कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, और इसमें कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती। कभी तुम चौक को तोड़ के देखना तो उसमें दाने दाने से दिखाई देंगे, मतलब एकदम बिल्कुल शार्प नहीं टूटेगा, वो शार्प नहीं टूटता ना एकदम। लेकिन संगमरमर से किसी भी, मतलब संगमरमर को मान लो काटेंगे किसी से भी, फनर वगैरह से काटेंगे तो देखना उसकी बिल्कुल शार्प बनती है, ऐसे बनता है हाथ भी कट जाता है, बिल्कुल शार्प बनता है ना, कटता है ना वो। तो ये बिल्कुल शार्प क्यों कटता है, बिल्कुल क्योंकि इसमें ज्यामिति होती है निश्चित। लेकिन चौक बिल्कुल शार्प नहीं कटेगा, तोड़ के देखना उसको, शार्प नहीं, मतलब हर जगह से एक समान नहीं होता, वो ऊपर नीचे ऐसे
दाने दाने से होते हैं उसमें। तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होती है, इसमें ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है, इसलिए बिल्कुल शार्प नहीं कटता। इसलिए दोनों का सूत्र समान है, लेकिन फिर भी ये क्रिस्टल है क्योंकि इसकी ज्यामिति निश्चित है, और ये क्रिस्टल है क्योंकि इसकी ज्यामिति अनिश्चित है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा रबर भी इसी में आता है, प्लास्टिक भी इसी में आता है। प्लास्टिक को अगर मान लो काटेंगे तो कोई निश्चित नहीं कटता। उसके अलावा देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें आता है क्वार्ज, कांच ही होता है एक, और इसमें आता है क्वार्ज कांच। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो लिखवाएंगे आगे भी। इसमें आता है क्वार्ज कांच। तो एक डिफरेंस आता है कि क्वार्ज जो होता है वो तो क्रिस्टलीय में आता है, और क्वार्ज कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय में आता है। इसका कारण क्या है वो आगे लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें पाई जाती है दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी बोलते हैं लॉन्ग, दीर्घ को क्या बोलेंगे लॉन्ग, और परास को क्या बोलते हैं रेंज। तो इसमें एक लॉन्ग रेंज व्यवस्था पाई जाए। इसका मतलब क्या है कि ये जो अरेंजमेंट है ये एक लंबे टाइम तक, मतलब बहुत दूरी तक ये अरेंजमेंट पाया जाएगा। इसी को बोलेंगे लॉन्ग रेंज। तो बहुत ज़्यादा दूरी तक क्या पाया जाएगा, इसमें ये व्यवस्था पाई जाएगी। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होते हैं उसमें पाई जाती है लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था का मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज। इसका मतलब क्या है, इसमें देखो कैसे लगता है, इसमें ये होता है कि हमको कुछ मान लो कुछ टाइम तक तो ऐसे दिखता है कि कुछ मतलब एक व्यवस्था चल रही है, उसके बाद अचानक ऐसे दिखेगा कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब फिर ऐसे दिखने लग जाएगा कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के जुड़ जाएंगे, कुछ दिख जाएगा कि हाँ व्यवस्था चल रही है, फिर आगे कुछ देखेंगे कि व्यवस्था ही नहीं है। तो इसमें क्या पाई जाती है शॉर्ट रेंज, मतलब थोड़ी सी व्यवस्था पाई जाती है, फिर बहुत ज़्यादा व्यवस्था ही नहीं होती है। मतलब थोड़े थोड़े पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे दिखने लग जाते हैं कि बिल्कुल पास पास व्यवस्था में है, और आगे दिखते हैं कि व्यवस्था ही नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट रेंज या लघु परासी व्यवस्था। आगे समझ में सभी को। इसमें ज्यामिति निश्चित, अनिश्चित, लघु परासी व्यवस्था, इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, इसमें लघु परासी व्यवस्था। इसके एग्जाम्पल है ये और इसके डायग्राम लिखो। क्रिस्टलीय ठोस हेडिंग डाल लेना। लिखो इसमें अवयवी कण जैसे, इसमें अवयवी कण जैसे चीनी, शक्कर का मतलब यहाँ चीनी से ही है, ठीक है। इसमें अवयवी कण जैसे अणु परमाणु या आयन के मध्य, अवयवी कण किनको बोला है, अणु परमाणु या आयन को बोला है ना। अवयवी कण जैसे अणु परमाणु या आयन के मध्य प्रबल आकर्षण बल के कारण, प्रबल आकर्षण बल के कारण इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। ज्यामिति निश्चित होगी ना। तथा इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण, ये लिखो दीर्घ परासी व्यवस्था, और दीर्घ परासी ब्रैकेट में लिख लेना लॉन्ग रेंज। दीर्घ परासी ब्रैकेट में लॉन्ग रेंज ब्रैकेट बंद व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। दोबारा देख लो, तथा इनमें अवयवी कण दीर्घ परासी व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। हो गया। एग्जाम्पल लिखो NaCl नमक, कॉमा शक्कर चीनी जो होती है उसको ले रहे हैं ना, कॉमा क्वार्ज, क्वार्ज बोलते हैं इसको, लिखते ऐसे है ये क्वार्ज, कॉमा संगमरमर मार्बल जो होता है इसका फॉर्मूला लिख लेना CaCO3। क्वार्ज का SiO2 होता है, मत लिखो कोई काम का नहीं वैसे, ठीक है। संगमरमर CaCO3, ठीक है। इसका SiO2 होता है वैसे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हो गया। उसके बाद ये डायग्राम बना लो इसके नीचे जल्दी से।
ये क्वार्ज और क्वार्ज क्या कांच क्या होता है ना, ये लिखूंगा तुमको नोट करके एक है ना, ये शायद अपने है क्वेश्चन में भी है शायद। अगर क्वार्ज की जगह अगर कांच लिखा जाए ना तो वो एक ही बात है, ठीक है। क्वार्ज कांच या कांच आ जाए वो भी एक बात है, कांच के जैसे ही होते दोनों। ये हो गया सारा, ये डायग्राम बन गया। अब दूसरा डालो, एक्रिस्टलेट ठोस ब्रैकेट में लिखना एमोर्फस या एमोर्फस, या करके लिख लेना, या एमोर्फस। एक शब्द और बताना तुमको, पहले लिख लो, चलो हेडिंग एक बारी। देखो एमोर्फस जो होता है, एमोर्फस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकृति नहीं होना, मतलब बोलते हैं नो शेप। अब देखो इसमें आकृति निश्चित नहीं है ना, कोई आकृति है ही नहीं इसमें निश्चित, तो एमोर्फस क्यों लिया गया है, एमोर्फस इसी ज्यामितिक कारण लिया गया है क्योंकि इसमें आकृति कोई निश्चित नहीं होती। ये ग्रीक भाषा शब्द है, इसका मतलब क्या होता है आकृति नहीं होना या फिर नो शेप, ठीक है। लिखो देखो, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती क्योंकि इनमें अवयवी कणों की ये लिखो लघु परासीय ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट रेंज, लघु परासीय ब्रैकेट में लिखो शॉर्ट रेंज व्यवस्था होती है। नीचे से लिखना यह ग्रीक भाषा के शब्द ये लिखो एमोर्फस से बना होता है, जिसका अर्थ आकृति नहीं होना, इन्वर्टेड कॉमन कर देना इसको, या नो शेप लिखना चाहो तो लिख लो इंग्लिश में, नो शेप ब्रैकेट में, आकृति नहीं होना है, जिसका अर्थ आकृति नहीं होना है। एग्जाम्पल लिख लो, रबर, प्लास्टिक, चौक, क्वार्ज, कांच। उसके बाद इसका डायग्राम भी बना लेना, ये बना लिया डायग्राम। एक नोट को समझना फिर, देखो ये बताओ ये किस में आता है, क्वार्ज किस में आता है, क्रिस्टलीय में, और ये आता है एक्रिस्टलीय में। अब एक क्वेश्चन ये है कि क्वार्ज कांच को क्वार्ज में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है।
क्वार्ज कांच को क्वार्ज में परिवर्तित करना वो कैसे करेंगे, ये या ऐसे आ सकता है अक्रिस्टलेट ठोसों को क्रिस्टलेट ठोसों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि अक्रिस्टलेट ठोसों को पहले गर्म करेंगे, ठीक है, पहले गर्म करते हैं, गर्म करेंगे मतलब पिघल जाएंगे ना, मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो अक्रिस्टलेट ठोसों को पहले गर्म करेंगे, उसके बाद तेजी से ठंडा कर देंगे। तो जैसे हम गर्म करेंगे और तुरंत तेजी से उसको ठंडा कर देंगे तो क्वार्ज कांच किस में चेंज हो जाता है, क्वार्ज में चेंज हो जाएगा। मतलब अक्रिस्टलेट ठोस की ज्यामिति, अक्रिस्टलेट ठोस की जो अनिश्चित ज्यामिति वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, निश्चित ज्यामिति में परिवर्तित हो जाएगी। या क्वेश्चन ये है हमारा कि क्वार्ज कांच को क्वार्ज में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं कि तेजी से पहले गर्म करना है पहले तो, और फिर तेजी से ठंडा करना है, तो ये इससे इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इस गुण का नाम होता है दूधियापन, मतलब मिल्कीनेस आ जाएगी, वाइट सा हो जाएगा। लिखो इसमें दूधियापन दिखाई देता है और इसको क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीकरण लिखो, क्योंकि किस में चेंज हो रहा है, अक्रिस्टलीय किस में चेंज हो रहा है, क्रिस्टलीय में, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टलीकरण। लिखो नोट में, अक्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करके, याद रखना इसको, ठीक है, नोट को, अक्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करके तेजी से, और जो तुमको बताया था ना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, इसमें अंतर भी पूछते हैं पेपर में। अक्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करके तेजी से ठंडा करने पर अक्रिस्टलीय पदार्थ को गर्म करके तेजी से ठंडा करने पर, अब एक काम करो, अक्रिस्टलीय पदार्थ के ब्रैकेट में मैंने भूल गया लिखवाना, ये लिख लो क्वार्ज कांच, उसके नीचे लिख लो ब्रैकेट में क्वार्ज कांच, अक्रिस्टलीय लिखा था ना, उसके नीचे लिख लो क्वार्ज कांच, या ऊपर लिख लो, ऊपर जगह है तो। तेजी से ठंडा करने पर क्रिस्टलीय पदार्थ, ब्रैकेट में लिखना क्वार्ज, क्रिस्टलीय पदार्थ ब्रैकेट में लिखो क्वार्ज, एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं जैसे ना, क्वार्ज में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण कांच में दूधियापन दिखाई देता है, दूधियापन दिखाई देता है। दिखाई देता है, इसे ये दिक्कत है, इसको बोर्ड को उसमें लगवाना पड़ेगा, इसे क्रिस्टलीकरण कहते हैं।